Assalamu alaikum. This is Rashid Malik, tutor in Allama Iqbal Open University, and also I am a government teacher, and I have been working in education department since 2015. And आज जो है हम SST के प्रोजेक्ट के हवाले से मैथमेटिक का पहला हमारा क्लास होगा, और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो सेकेंडरी स्कूल टीचर BPS 16 की जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, सो उसी के हवाले से जो है हम ये प्रिपरेटरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज ये हमारा पहला क्लास होगा जिसके अंदर मैं सेट जो है ये टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और सेट के हवाले से A to Z जो है इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे, और हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, कोचिंग टाइप नहीं पढ़ेंगे कि सिंपल 4-5 सवाल की और एक्सरसाइज सॉल्व की, इस तरह नहीं। हम इनमें से आपके सामने इस तरह की पॉइंट्स निकाल के बताऊंगा कि जिसमें से MCQs आते हैं और जिसमें से MCQs बन सकते हैं। तो चलिए भाई, अब लेट नहीं करते, अभी स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को कि सेट। सो सबसे पहले तो सेट है क्या, सेट के बारे में देखते हैं, सेट की डेफिनेशन, उसके बाद सेट की कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सबसे पहले तो भाई सेट क्या है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है एक मजमुआ है जो कि वेल डिफाइंड चीज़ें हों और मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमुआ हो, सेम चीज़ें ना हों। अब ये सेट जो है वेल डिफाइंड का मकसद ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि सेट ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, तो आपके स्कूल में जो है, जो स्कूल में टीचर्स हैं उनका सेट, तो ये वेल डिफाइंड है और ये जो है सेट की डेफिनेशन के मुताबिक बिल्कुल सेट पे जो है वो पूरा उतर रहा है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये सेट है। सो इसी तरह अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ फेवरेट बुक्स, सेट ऑफ फेवरेट बुक्स, तो ये देखें पसंदीदा किताबों का जो सेट है, ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है। यानी किसकी पसंदीदा किताबें, हर बंदे की मुख्तलिफ जो है पसंद होती है। किसी की लव स्टोरी बुक्स पढ़ना हैबिट होती है, किसी की जो है हॉरर मूवीज़ जो है, स्टोरीज़ जो है वो पढ़ना जो है वो वाली बुक्स जो हैं वो उसकी फेवरेट होती हैं। यानी हर बंदे की एक मुख्तलिफ चॉइस है, यहाँ पे ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है और ये सेट है। सो वेल डिफाइंड का मकसद ये होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताता चलूँ हम लोगों को कि सेट के लिए लाजमी है कि सेट की फॉर्म्स को आपको समझेंगे। फॉर्म किसको कहते हैं, सेट जो है ना लिखने के तरीके वो 3 होते हैं, यानी फॉर्म्स जो हैं सेट की वो 3 हैं। पहली तो फॉर्म ये है जिसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, सिंधी में बयानी नमूनों, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सो एक तो ये लफ्ज़ों में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था सेट ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, या फिर दूसरा था सेट ऑफ फेवरेट बुक्स। सो ये जो लिखा हुआ था लफ्ज़ों में, इसको कहते हैं कि ये सेट, और उस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसके अलावा एक और फॉर्म होती है सेट टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जो इस टाइप में हमारे लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल सेट A बराबर है 1, 2, 3, तो ये जो इस टाइप के सेट लिखे होते हैं ना, तो ये होती है टेबुलर फॉर्म। और उसके अलावा एक इस तरह के भी सेट होते हैं जो निशानियों में लिखे होते हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे A इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स N एंड X इज लेस देन 4। अब यहाँ पे जो ये वाला सेट है A, और नीचे जो मैंने लिखा है ये वाला सेट, ये दोनों सेम ही हैं, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और जो नीचे वाला है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी इसको जो है कहते हैं ना सिंधी में अलामती नमूनों भी कहते हैं, यानी कि ये निशानियों में लिखा हुआ है। आगे चल के हम फॉर्म्स ऑफ सेट को भी पढ़ेंगे कि किस तरह जो है ये एक दूसरे के अंदर चेंज हो जाती हैं फॉर्म्स।
यहाँ पे सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि फॉर्म्स 3 हैं, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड उसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म। याद रखें कि डिस्क्रिप्टिव लफ्ज़ों में लिखी हो और इस टाइप में मिडिल ब्रैकेट और बीच में एलिमेंट्स लिखे हो तो उसको जो है कहते हैं हम टेबुलर, और निशानियों में लिखा जाए तो उसको कहते हैं सेट बिल्डर। इसके अलावा हम कुछ और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आज का जो लेक्चर है हमारा ज़्यादातर सेट की जो है ना टेबुलर फॉर्म के ऊपर होगा। ठीक है, तो सेट की टेबुलर फॉर्म की कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी हैं, जो कि जिसमें से MCQs आपके लिए आ सकते हैं। सबसे पहले जो ये है कि जब भी हम सेट लिखते हैं तो सेट का नाम जो है वो बड़ी ABC में होता है, A से लेकर Z तक जो है वो बड़ा नाम होगा, बड़ी कैपिटल अल्फ़ाबेट में होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें कि सेट A इज़ इक्वल टू, और उसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं हम 1 2 3, तो ये जो है 3 एलिमेंट हैं, यानी जो अंदर लिखा जाता है इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स। ठीक है, ये दोनों नाम से पुकारा जाता है। और जो टेबुलर फॉर्म के जो इस तरह के सेट लिखते हैं उसमें हम ये मिडल ब्रैकेट्स जो है वो यूज़ करते हैं, और इसके अलावा सेट का नाम जो है वो बड़ी ABC में लिखा जाता है। याद रहे एलिमेंट या मेंबर्स जो हैं वो 1 2 के 3 के अलावा यानी नंबर्स के अलावा भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट है A और इसके एलिमेंट हम छोटी a, छोटी b और छोटी c, यानी अंदर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो लिख सकते हैं लेकिन स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। याद रहे कि स्मॉल, S स्टैंड फॉर स्मॉल एंड A स्टैंड फॉर अल्फ़ाबेट, यानी अंदर एलिमेंट जो है ABC आ सकती है लेकिन छोटी ABC, और बाहर सेट का जो नाम है वो बड़ी ABC में आएगा। ये मेमोराइज रखना है MCQs के हवाले से। और उसके अलावा एक बात और भी याद रहे कि ये जो है हमने नाम जो है वो बड़ी ABC में देना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं A से लिखता हूँ कि A इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और एक सेट B लिखता हूँ मैं, B इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और उसके अलावा C भी लिखता हूँ मैं, सेट C इज इक्वल टू 1 2 3 1, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि जो पहले नंबर पे मैंने सेट लिखा है A, ये सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है ना नाम बड़ी ABC में है, ये एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं लेकिन जो ब्रैकेट्स हैं ना ये मैंने स्मॉल दी हैं, इस वजह से ये सेट नहीं है। और ये जो सेकंड पे मैंने B लिखा है ये B इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी सेट नहीं है क्योंकि नाम जो है यहाँ पे मैंने छोटी ABC में लिखा है। और C जो सेट है, C में लिखा हुआ है 1 2 3 1, ये भी सेट नहीं है। ये सेट इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। याद रहे कि सेट की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर रिपीट हो गए तो वो सेट नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं, आगे चलते हैं, कुछ इसके बारे में और मज़ीद पढ़ते हैं। एक बात याद रहे कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि सेट जो है उसके अंदर 1 2 3 भी आ सकता है, ठीक है, और सेट के अंदर ABC भी आ सकती है, ठीक है, छोटी ABC। ये दोनों कॉम्बिनेशन भी में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, A 2, B, इस तरह भी हम लिख सकते हैं एक साथ, यानी काउंटिंग भी और नंबर्स भी और इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी जो है हमारी यूज़ हो सकती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ पे आते हैं कि जो इसके लिए हमें याद रखनी है MCQs के हवाले से, वो ये कि जब भी जो है इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, लाजमी नहीं है कि यही एलिमेंट्स सेट में लिखे जाएं। आप इसकी जगह सिंबल्स, निशानियां और ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लेता हूं और एक सेट के अंदर मैं लिखता हूं प्लस, कामा माइनस, कामा मल्टीप्लिकेशन, कामा डिवीजन। अब ये भी एक सेट है जो कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और माइनस और एडिशन, इनका पूरा जो है ये 4 निशानियों का एक सेट है। तो ये भी सेट की डेफिनेशन के मुताबिक बिल्कुल पूरा उतरता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और मैं सेट लेता हूँ C, जिसके अंदर एलिमेंट हैं सर्किल, कामा ट्राइंगल, कामा रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं 3, लेकिन मुख्तलिफ फिगर्स हैं, इस वजह से हम इसको सेट कह लेंगे।
अब यहाँ पे जो हमें की पॉइंट्स मिली वो ये मिली कि मेंबर्स या एलिमेंट जो हैं वो नंबर के अलावा भी होते हैं, वो निशानी भी हो सकती हैं, वो आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी हो सकती हैं। बस ख़ास ख्याल ये रखना है कि एलिमेंट रिपीट ना हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ और पॉइंट्स जो है इसकी जो मेमोराइज रखनी है वो ये कि अंदर बड़ी ABC नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू ABC, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेट लिखा है, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट जो है वो मैंने बड़ी ABC में लिखे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये सेट नहीं है। ठीक है, याद रहे कि बड़ी ABC सिर्फ बाहर अलाउ है नाम में। ठीक है, अगर ये अंदर आ गई तो ये सेट नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और याद रहे कि ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो अंदर बड़ी अलाउ नहीं है। अलबत्ता अगर कोई लफ्ज़ आ जाता है, वर्ड आ जाता है, उसके अंदर अगर हम बड़ी ABC यूज़ कर लेते हैं तो वो सेट ही कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ A इज इक्वल टू राशिद। मैं अपने नाम के ऊपर एक सेट बनाता हूँ RASHID। ठीक है, ये मैंने अपने नाम की पूरी स्पेलिंग लिखी, बल्कि मैं एक और भी सेट बनाता हूँ B इज इक्वल टू छोटी ABC में भी राशिद लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा एक सेट C भी लेता हूँ, इसमें भी मैं राशिद ही लिखता हूँ, लेकिन इसमें मैं लिखता हूँ बड़ी ABC में। यानी तीनों जो है वो एक ही नाम के सेट हैं, लेकिन इसमें राशिद छोटी ABC में, मतलब पहला बड़ा है बाकी सब छोटी ABC, दूसरे में मैंने सारी छोटी ABC लिखी है, तीसरे में मैंने सारी बड़ी ABC लिखी है। अब सेट A जो है वो सेट की डेफिनेशन के मुताबिक सेट है। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो गई हो। देखें, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात हो रही हो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो बड़ी नहीं आनी चाहिए अंदर। अगर बड़ी ABC आ गई तो वो सेट नहीं कहलाएगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अलावा कोई लफ्ज़ वर्ड आ जाता है ना, तो वर्ड के अंदर आपने जो है ना ये नहीं देखना कि वो बड़ी ABC का है, ये नहीं देखना कि छोटी ABC का है, ये नहीं देखना कि वो मुकम्मल बड़ी ABC का है, क्योंकि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है। अब अल्फ़ाबेट और वर्ड में फ़र्क होता है। अल्फ़ाबेट जो है वो मिल के फिर एक लफ्ज़ बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेट A है, A के अंदर राशिद लिखा हुआ है और राशिद की पहले जो है अल्फ़ाबेट वो R बड़ी है, सो फिर भी हम ये कहेंगे कि ये राशिद जो है वो सेट है, क्योंकि अब ये अल्फ़ाबेट नहीं है, अब ये वर्ड है। ठीक है, B में आते हैं, ऑप्शन में लिखा हुआ है राशिद छोटी ABC में मुकम्मल। जी, ये सारा राशिद जो है वो छोटी ABC में है और एक लफ्ज़ लिखा हुआ है और हम कहेंगे कि ये सेट है। और उसके अलावा C में जो लिखा हुआ है राशिद बड़ी ABC में, अब ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है, अब ये जो है एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, सो दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि ये सेट है। अच्छा, इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट में लिखता हूँ राशिद इस तरह RASHID। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा है RASHID। ठीक है, अब ऊपर और नीचे वाले में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो है ना एलिमेंट बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6। कामा से जो है ना हमें पता चलता है कि एलिमेंट जो है वो कितने हैं। यहाँ पे देखो कॉमा से पता चल रहा है कि 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कॉमा से। और नीचे मुकम्मल एक ही लफ्ज़ है और ये एक एलिमेंट है। याद रहे किसी भी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं ये हमें कॉमा से पता चलता है। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिखा है A इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉमा को हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ 1, 2 एंड 3, तो ये देखने वाला ये समझेगा कि इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, लेकिन ये एक ही एलिमेंट है, जिसका मतलब ये है कि ये 123 है, ना कि 1 2 3 है। और ये 1 2 3 तब होता है जब यहाँ पे हमारी कॉमा होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 है, ये मतलब ये है कि 1 23, यानी यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं। और अगर मैं 2 और 3 के बीच में भी कॉमा लगा लेता हूँ तो फिर आपने समझ जाना है कि इसके बीच में कितने हो, मतलब ये 2 कॉमा है तो यानी 3 एलिमेंट होंगे। सो अब याद रहे कि लफ्ज़ अगर कॉमा दे के अलग अलग
जो है अल्फ़ाबेट अलग कर दी जाए, उसमें बड़ी एबीसी आ जाए, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। यहाँ पे जो मैंने राशिद लिखा है बड़ी एबीसी में कॉमा देके, अब यहाँ पे ये सेट नहीं होगा। ये इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अभी ये RASHID या राशिद नहीं बना, अब ये कॉमा देके अलग अलग कर दिया गया है। दूसरे में जो है वो राशिद एक लफ्ज़ लिखा गया है, लेकिन प्योरली पूरी बड़ी एबीसी में है। और अगर बड़ी एबीसी में कोई लफ्ज़ आ जाए ना, तब भी वो सेट की कंडीशन के मुताबिक सेट होता है। और अगर यहाँ पे छोटी एबीसी मुकम्मल आ जाए, तब भी वो सेट होता है। और अगर इसमें से पहला अल्फ़ाबेट बड़ा आ जाए, बाकी सारा छोटे आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे ये है RASHID, तब भी ये सेट है। लेकिन शर्त ये है कि ये एक ही लफ्ज़ हो, तो अगर इसके बीच में कॉमा दे दी जाए तो फिर ये सेट नहीं होगा, क्योंकि R यहाँ पे बड़ी है, इस वजह से सेट नहीं होगा। आई होप सो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो अपने जहन में रखी होंगी। तो चलिए थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है कि बताइए नीचे दिए गए में से कौन से जो है वो सेट हैं। पहले नंबर पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो सदर हैं उनका जो है ना नामों का सेट। यस, ये सेट है क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी सदर आए उनके एक नाम है और वो हमें काउंटेबल हैं, हम काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी करंट प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं। आई थिंक सो कि ये 13वें प्रेसिडेंट, 13वें या 14वें प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, यानी हमें मालूम है कि पहला प्रेसिडेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे में नंबर वाइज पता है कि मुख्तलिफ जो गुज़रे हैं। और हर प्रेसिडेंट दूसरे से मुख्तलिफ है, इस वजह से ये जो है सेट की डेफिनेशन के मुताबिक सेट है। सेकंड पे आते हैं कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। भाई हॉकी टीम पाकिस्तान की उसके कैप्टन जो गुजरे हैं ना उनके सेट। यस, ये भी सेट है क्योंकि हमें पता है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से हॉकी टीम, और उसके बाद फिर उसके कैप्टन अगर हम काउंटिंग करें तो काउंटिंग भी हो सकती है और हर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए, यानी कि ये सेकंड भी जो है वो सेट की डेफिनेशन के मुताबिक ओके है और ये सेट है। थर्ड पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। अब ये सेट नहीं है क्योंकि लजीजा डिशेस का सेट जो है ना ये बनता ही नहीं है। हर बंदे की मुख्तलिफ एक जो है ना पसंदीदा डिश होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे बैंगन अच्छा लगता है, किसी को भिंडी अच्छी लगती होगी, किसी को जो है आलू अच्छे लगते होंगे। यानी हर बंदे की एक मुख्तलिफ जो है ना वो पसंदीदा डिश होती है। और दूसरी बात यह है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी ये वेल डिफाइंड की कंडीशन से जो है ना वो निकल गया और इस वजह से इसको कहेंगे कि ये सेट नहीं है। फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। आपकी क्लास में ज़हीन स्टूडेंट का सेट, ये भी नहीं है सेट क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि किसी का भी कोई पता नहीं चलता कि कौन कितना होशियार है, और जो भी पढ़ के आता है वो ही होशियार होता है। बाज़ दफ़ा आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक दिन जो है वो पढ़ के आते हैं तो उनकी डिक्टेशन गुड हो जाती है, और अगले दिन जो है जो आपका बैक बेंचर है अगर वो घर से पढ़ के आता है तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाता है और वो जो है उसकी भी डिक्टेशन राइट हो जाती है, जिसके ऊपर आप समझते हैं कि वो निकम्मा है या उसको जो है वो काम नहीं करने वाला है, उसका भी रिजल्ट अच्छा हो जाता है। यानी इंटेलिजेंट यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे आप ये कह सकते थे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन यूर क्लास। आपकी क्लास के स्टूडेंट का सेट, ये सेट हो सकता है क्योंकि किसी भी क्लास में 30, 32, 35, 40 मुख्तलिफ स्टूडेंट होंगे, उनकी मुख्तलिफ कास्ट होंगी, उनके मुख्तलिफ नाम होंगे, तो वो एक सेट की कंडीशन के मुताबिक सेट होता। अलबत्ता इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट नहीं है। फिफ्थ नंबर पर आते हैं कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर। भाई बड़े नंबरों का सेट। अब बड़े नंबरों का सेट यानी वेल डिफाइंड नहीं है। अब बड़े का मकसद क्या है कोई समझ में नहीं आ रहा, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। हम कहेंगे कि पांचवा जो है वो ना वो सेट नहीं है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मैथ टीचर्स इन योर एकेडमी। आपकी एकेडमी मैथ के टीचर के जो है ना उसका सेट। यस, आपकी एकेडमी में जो है मैथ के टीचर। सो भाई ये था जो है सेट के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया। अब हम आगे आते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी बेहतरीन हैं। इनमें से पॉइंट्स जो हैं इनमें से जो है आपके एग्ज़ाम में सवाल आ सकते हैं।
अब हम आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, जिसको हम सिंधी या उर्दू में कहते हैं महदूद या लामहदूद सेट। फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जो उसके एलिमेंट्स गिने जा सके। फॉर एग्जांपल ए सेट है, एलिमेंट उसके हैं 1, 2, 3। तो ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं। हमें पता है कि ये 3 एलिमेंट हैं इसके। फॉर एग्जांपल एक बी सेट है और उसके एलिमेंट जो हैं वो हम नहीं गिने जा सकते। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 और ये ऐसे डैश डैश डैश। अब ये जो डैश डैश दिया हुआ है ना, ये बता रहा है कि ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसके एलिमेंट गिने ना जा सकें। और उसकी पहचान क्या है कि उसके एलिमेंट 2-3 के बाद जो है ना कॉमा कॉमा दिया होगा, यानी वो एलिमेंट चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, उसकी एंड पॉइंट हमें नहीं पता। तो जिसकी एंड पॉइंट हमें पता हो, आखिरी सेट एलिमेंट का पता हो, वो होते हैं फाइनाइट सेट। और जिसका पता ही ना हो कि उसका आखिरी एलिमेंट क्या है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। सो बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट या सिंगलेटन। अब इन सेट्स के बारे में अच्छे से समझना है। इनमें से पॉइंट्स जो हैं वो आपने मेमोराइज करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। सो सबसे पहले तो एम्प्टी सेट उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो है मेंबर ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे ए एक सेट है और इसका ऐसे खाली छोड़ दिया जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये नल सेट है, खाली सेट है। फॉर एग्जांपल बी को जो है इस तरह ज़ीरो दे के उसके ऊपर क्रॉस दे दिया जाए तो भी हम कहते हैं कि ये नल सेट या खाली सेट है। अब बाज़ स्टूडेंट क्या करते हैं कि नल सेट को कुछ इस तरह भी लिख देते हैं, ये खाली ब्रैकेट्स लिखने के बाद अंदर ज़ीरो उसके ऊपर क्रॉस भी दे देते हैं। अब ए जो सेट है ये नल सेट को शो कर रहा है, बी जो सेट है ये नल सेट को शो कर रहा है, जो सी सेट है ये नल सेट को शो नहीं कर रहा। अलबत्ता ये कहना चाह रहा है कि एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है ये निशानी, यानी ये एक एलिमेंट वाला सेट है। इसको हम सिंगलेटन सेट भी कहते हैं। सिंगलेटन सेट उसे कहते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल ए के अंदर मैं लिखता हूँ 1, तो आप देखें इसके अंदर एक एलिमेंट है तो हम इसको कहेंगे कि ये सिंगलेटन सेट है। और नल सेट की पॉइंट जहन में ये याद रखनी है कि इसको शो करने के तरीका ही दो हैं सॉरी। एक तो आप खाली ब्रैकेट छोड़ सकते हैं मिडल, दूसरा आप जैसे मैंने बी में लिखा है कि ये ज़ीरो देने के बाद ऊपर एक क्रॉस की निशानी लगा देंगे, इसको भी हम नल सेट कहते हैं। ये कौन जो सी में लिखा हुआ है ना, इसको हम नल सेट नहीं कह सकते। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। सो नेक्स्ट आते हैं, आई होप सो कि एम्प्टी, वाइड, नल और सिंगलेटन के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं आगे सबसेट और सुपरसेट के ऊपर। सबसेट उसे कहते हैं जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों। फॉर एग्जांपल ए के अंदर एलिमेंट हैं 1, 2 और बी के अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में मौजूद हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। उर्दू में या सिंधी में इसको सबसेट को कहते हैं मातहत सेट। यानी मातहत सेट का यही मकसद होता है कि जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों, जैसे ए के सारे बी में मौजूद हैं, तो हम इसको मैथमेटिकली यूँ लिख सकते हैं। सबसेट की निशानी होती है यूँ ऐसे सी टाइप, ठीक है, और उसके नीचे एक लकीर भी लगाते हैं। ये सबसेट ए जो है वो बी का है। अब ये मैथमेटिकली कहना चाह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। सो इस तरह की कंडीशन में जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों तो वो एक दूसरे का सबसेट कहलाता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाता है, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि बी जो है वो ए का सुपर सेट है। और बी का ए का सुपर सेट की निशानी ये है जी, सबसेट की निशानी है। फॉर एग्जांपल ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो ना, तो इस तरह की निशानी होती है कि ए के सारे बी में मौजूद हैं। अब हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है या मातहत है। अब बी जो है फिर ए का क्या होगा, ये होगा सुपर सेट, ठीक है।
यानी अगर हम किसी को कहेंगे एक लड़के का नाम लें, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम राशिद अली है और मैं जो है वो अपने बाप का नाम बताता हूँ कि ग़ुलाम रसूल है। GR स्टैंड फॉर ग़ुलाम रसूल। मैं आप अपने नाम के लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि राशिद अली जो है वो ग़ुलाम रसूल का बेटा है, या फिर इसको घुमा फिरा के बात को कहूँ कि ग़ुलाम रसूल जो है वो राशिद का बाप है। यानी सेम एज इट इज़ अगर आप यही बात कहें कि ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा, बी ए का सुपर सेट होगा। यानी घुमा फिरा के जैसे एक्टिवाइज और पैसिवाइज लिखा जाता है ना इंग्लिश में, सो ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ थी। सो आई होप सो कि ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट्स के ऊपर। प्रॉपर सबसेट उसे कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट ए, मैं फॉर एग्जांपल एक मैं एलिमेंट सेट लेता हूँ ए, और ए के अंदर एलिमेंट हम लेते हैं 1 2 3, और एक बी में सेट लेता हूँ और बी के अंदर लिखता हूँ 2 3 1 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट जो है ना वो बी में मौजूद हैं, तो हम इसको सबसेट तो कहेंगे, लेकिन सबसेट के अंदर जो है ना दो जो है ना किस्म है, एक प्रॉपर सबसेट है और दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर उसे कहते हैं जब ए के सारे बी में मौजूद हों और बी में कम से कम एक ज़्यादा हो, जैसे ए के अंदर हैं 1 2 3, बी के अंदर भी 2 3 1, यानी मुकम्मल सारे ये वाले हैं। इसके अंदर जो है ना बी में एक एक्स्ट्रा है वो है 4, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। सबसेट की निशानी होती है यूं, इसके नीचे एक लकीर लगा दी जाती है। प्रॉपर सबसेट की निशानी है ओनली यूं लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि ए के अंदर जो एलिमेंट है ना वो बी में भी मौजूद है, लेकिन ए के अंदर एलिमेंट कम है बी से और बी के अंदर एलिमेंट ज़्यादा हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक और इसका एग्जाम्पल करते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट उसे कहा जाता है जिसके अंदर सारे एक सेट के एलिमेंट दूसरे में मौजूद हो लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट दूसरे के अंदर ना हो। फॉर एग्जांपल एक सेट है एक्स और एक्स के अंदर एलिमेंट हैं ए कामा बी कामा सी, और उसके अलावा एक वाई सेट है। अब वाई के अंदर एलिमेंट हैं सी कामा बी कामा ए। तो अब आप देख सकते हैं कि ए एक्स के सारे एलिमेंट वाई में मौजूद हैं, लेकिन y के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। a इसमें भी है, इसमें भी है, b इसमें भी है, b इसमें भी है, c इसमें भी है, c इसमें भी है। तो आप इसको कह सकते हैं कि x जो है ना वो y के क्या है, बराबर है। और दूसरा आप कह सकते हैं कि x y का इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट का मकसद ये होता है कि x और y के आपस में एलिमेंट बराबर हैं और एक दूसरे के अंदर दोनों के एलिमेंट मौजूद हैं और एक्स्ट्रा एलिमेंट दोनों के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि x और y बराबर हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि x और y जो है, x जो है वो y का इम्प्रॉपर सबसेट है, y जो है वो x का इम्प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पे कोई भी किसी का सुपर सेट नहीं कहला सकेगा क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक और है हमारे पास इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग के ऊपर आएंगे। एक चीज़ हमारे पास रह गई थी वो मैं अभी लिख लेता हूँ, इक्वल एंड इक्विवेलेंट। इक्वल सेट उसे कहते हैं जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 कामा 2 और b लिखा हुआ है 2 कामा 1। अब आप गौर से देखिए ए के एलिमेंट बी में मौजूद है मुकम्मल पूरे, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी के बराबर है। सो इस तरह के एलिमेंट जिसके अंदर बिल्कुल ही एलिमेंट बराबर हों तो उसको हम कहते हैं कि ये इक्वल सेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट जो है उसे कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो बराबर हों। फॉर एग्जांपल एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट हैं ए कामा बी, और एक दूसरा है सी सेट, इसके अंदर एलिमेंट, मैं एलिमेंट चेंज लेता हूँ 1 कामा 2।
तो आप अब देख सकते हैं गौर से कि ए जो है वो बी के बराबर तो नहीं है, अलबत्ता ए बी के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट की निशानी जो है ना इस तरह होती है, जैसे अलीमदा नहीं लिखते या आम लिखते हैं, अलीमदा से आम, इस तरह ए जो है वो बी का क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट का मकसद ये होता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एक जैसे हों, एक जितने हों, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट है। अब इसके बाद हम आते हैं ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट सेट्स के बारे में कि ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स जो है वो किसे कहा जाता है। डिसजॉइंट सेट उसे कहते हैं जिसके अंदर दो सेट्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट म्यूचुअल ना हो, दोनों के मुख्तलिफ एलिमेंट हों। फॉर एग्जांपल जैसे ए एक सेट है और इसके एलिमेंट हैं 1, 2 और एक सी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 3, 4। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी जो है वो डिसजॉइंट हैं, यानी इनके अंदर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से नहीं मिलता, तो इसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग। और उसके बाद हम आते हैं डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग उसे कहते हैं जिसके अंदर कम अज़ कम एक एलिमेंट दोनों में म्यूचुअल हो सेट्स में, तो उसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ए सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2 और बी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 2, 3। तो अब गौर से देखें कि दोनों के अंदर एक एलिमेंट जो है ना वो म्यूचुअल है, वो है 2। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब इसका एक और भी एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सेट लिखा हुआ है ए, इसके अंदर लिखा हुआ है 1, 2 और बी लिखा हुआ है सेट, इसके अंदर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। तो अगर आप इसको गौर से देखें ए और बी यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट जो है ना वो बी में मौजूद हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी ए के सारे बी में मौजूद हैं। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ए और बी जो है ना वो आपस में एक दूसरे के सबसेट, बी ए का पावर सुपर सेट कहलाता है और ए बी का जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है। सारे एलिमेंट का मौजूद होना भी ओवरलैपिंग की डेफिनेशन में नहीं आता। ओवरलैपिंग की डेफिनेशन में ये आता है कि कम अज़ कम एक एलिमेंट दोनों में म्यूचुअल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो ये था भाई मेरा आज का थ्योरेटिकल क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको वो पॉइंट्स बताए हैं जिनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब हम आते हैं कि आज के क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के लिए 35 एमसीक्यूज तैयार किए हैं, जो कि इन्हीं टेक्निकल पॉइंट से मैंने लिए हैं। तो चलिए आज के क्लास के एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं।